क्या सभी को समझ में आई क्या लिखा हुआ था? हम्म, जवाब दे दो भाई, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। सर वैसे तो समझ में नहीं आ रहा था, सर यदि स्पेलिंग के हिसाब से सर देखा जाए, लेटर लेकिन का ये प्लेसमेंट सही नहीं है, इस वजह से इसका कोई सर मीनिंग नहीं है। ना तो सर पढ़ना आ रहा है ना समझ में आ रहा है, पढ़ना भी नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ, पढ़ना भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन सही शेयर नहीं है क्या मेरी? नहीं नहीं सही है सर। शेयर वो कहना चाह रहे हैं कि जो अल्फाबेट है वो उल्टी सीधी है, इसलिए वो पहली सी बन गई है। ठीक है, राम कुमार जी यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यही क्या क्या राम कुमार जी ने? अमित बताना जरा, इनका स्पोक्समैन आपको बनाता हूं मैं, जैसे कांग्रेस का स्पोक्समैन राहुल गांधी है, तो क्या नाम मनीष? राम कुमार जी कहना चाह रहे हैं स्क्रीन तो सही दिख रही है, बट वो अल्फाबेट इधर उधर है, तो वो ऐसे पहली बन गई है वो। सच बताऊं, मिलेनियल्स को समझना इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इसको पढ़ना है। जी सर जी। है ना? इन लोगों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना इन लोगों को पढ़ना है। और मेरा टॉपिक आज का जो मैंने पीछे उस दिन नाइट में ले रहा था, इससे आज मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर लाके। उसके बाद सवाल आप लोगों को दूंगा और हम अगले कुछ दिन लगातार इस चीज पर डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा हमारा एवरग्रीन प्रोडक्ट जीवन उमंग। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को। जितने भी को होते हैं वो ध्यान रखें कि बीच में ज्यादा डिस्टरबेंस ना रहे तो बेहतर है, और हम लोग अपने लेवल में बात कर सकें। चले, जैसे मैंने बोला, इनको पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना यहाँ लिखा हुआ है। ये वो क्लास है जो कि आज की डेट में वर्ल्ड में छाई हुई है। ये मैंने आप लोगों से उस दिन डिस्कस किया था। जनरेशन वाई, यंग इंडिया, यंग जनरेशन, जो लोग 81 से लेकर 96 के बीच में पैदा हुए हैं। वर्ल्ड की 23% ग्लोबल पॉपुलेशन मिलेनियल से भरी हुई है। मिलेनियल्स आर द मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन इन आवर हिस्ट्री। इनसे ज्यादा पढ़ा लिखे इंसान दुनिया में नहीं, आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखे। और इससे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हम लोगों ने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। समस्या हो रही है मेरे को यहाँ पर। थर्टी 39% जो भी है वो लोग बैचलर डिग्री है, और मैक्सिमम इसमें फीमेल्स है। हम लोग जब बात करते हैं फीमेल्स की, तो हमें ये पता है कि घर में सेविंग के मामले में फीमेल्स का कोई सानी नहीं होता। इन लोगों का 68% शेयर इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में होता है। ये टोटल वर्ल्ड के 43% लोगों को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड में मतलब जितने भी लोग हैं जो कमा रहे हैं, उसमें से 43% मिलेनियल्स हैं, और मार्केट को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। जो हमारा यंग इंडिया है, ये भी मैक्सिमम इन्हीं लोगों के बदौलत चल रहा है, जो कि 1986 से पैदा हुए लोग, 81 से 96 के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं, उनसे चल रहा है। इंडिया में ये लोग 36% है, जबकि यूएस में भी सिर्फ 21% है, और चाइना में 17% है। टोटल वर्ल्ड में 23% है। मतलब
इंडिया इज मोर यंगर देन ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारी वर्क फोर्स का 46% इनके हाथ में है। ये लोग हमारे मेजर वेज अर्नर हैं, इन्हीं की कमाई, ये सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं और इनकी हाउस होल्ड इनकम औरों के कंपेयर में ज्यादा होती है। ये भी अलग जनरेशन से अलग है और ऐसी जनरेशन है जिनको कि कुछ भी काम करना होता है अपना मोबाइल फोन खोल के सबसे पहले गूगल करते हैं। अगर आप इनके पास पॉलिसी कराने जाते भी हो, आप उनको कहते हो कन्यादान, वो सबसे पहले अपने गूगल पे लिखेगा कन्यादान, उसको पढ़ेगा और उसके बाद आगे वो चलेगा। अगर ये लोग मेट्रो में सामान लेने भी जा रहे हैं तो उसके बाद ये 3 जगह देखेंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और उसमें, कि इसका रेट वहां पर क्या चल रहा है। ये लोग अगर आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बात करते भी हैं तो सबसे पहले ये पॉलिसी बाजार या ऐसी जगह पर जाके पढ़ते हैं कि वहां पर इस पॉलिसी के व्यूज क्या है या इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी को ग्रो होते हुए देखा है, इसलिए ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं। नाइन्टी परसेंट मिलेनियल्स, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बिलीव इन मेकिंग देयर ओन फाइनेंशियल डिसीजन। हमसे पहले हम लोग जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया करते थे तो हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि भैया मैं 1000 रुपये महीना बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ क्या करूं। और आज की डेट में ये लोगों में से 91% लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। 9% नहीं, 9% तो नहीं, पूछते तो सभी होंगे बीवी से, बाकी लोग अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। अगर हमारे को अपने आप को सरवाइव करना है तो हमारे को इन लोगों के साथ मिलके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों ने एम सीरीज के प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, जैसे कि आपका ओप्पो का एम सीरीज का प्रोडक्ट या किसी और मोबाइल्स की एम सीरीज के नाम से प्रोडक्ट निकलते होते हैं। ये मिलेनियल्स के लिए एक खास ब्रांड बनाया गया है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं एम सीरीज के, उस पर मैं अभी बात करना चर्चा नहीं करूंगा। मैं ज्यादा चर्चा सिर्फ उस प्रोडक्ट पे करूंगा जो प्रोडक्ट हमारे को बेचना है और इनको कैसे हमें हैंडल करना है। 50% ऑफ मिलेनियल्स अपने आप पॉलिसी कराने में इंटरेस्टेड होते हैं और प्रोडक्ट अपने आप डिसाइड करते हैं। इनका ज्यादातर फोकस रिस्क कवर के ऊपर रहता है। इसके बावजूद कि उनके जो पेरेंट्स है, 75% पेरेंट्स अपने लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है ही नहीं उनके पास, तब भी इन लोगों को इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता है। हम लोग बात करते हैं कि मिलेनियल्स हम लोगों से नहीं डील हो रहे, बहुत टफ है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, पर इन लोगों को पता है कि इनको इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस इनकी प्रायोरिटी में है। इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ये लोग टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, वेल्थ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर जिससे इनको रिटर्न अच्छी मिल सके, ओल्ड एज प्रोविजन के ऊपर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये जनरली इन चीजों पर फोकस करते हैं। और LIC में इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने एम सीरीज का प्रोडक्ट कहा हुआ है कि उनको पेंशन, उनको हेल्थ केयर, उनको प्योर इंश्योरेंस या वेल्थ क्रिएटिव। अगर मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाए तो इनको चाहिए, क्या कहते हैं, जीवन उमंग या जीवन शांति। साथ में इनको चाहिए टर्म इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट, रिस्क कवर का प्रोडक्ट। यहां पर हम लोग लक्ष्य को पिच कर सकते हैं या जो हमारा टर्म इंश्योरेंस है उसको पिच कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास कैंसर केयर एंड जीवन आरोग्य है। वेल्थ क्रिएशन में जीवन लाभ एंड यूलिप। डिपेंड करता है कि हम लोग उनको कितने टर्म का प्लान दे रहे हैं। ये हमारे एम सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं। अब सवाल आता है कि ये लोग
लोगों से डिफरेंट क्यों है? जो लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, कोई चीज रिलेट कर पाते हैं ग्रुप के साथ, तो उस चीज को शेयर भी करते रहे तो अच्छा रहेगा। ये लोग डिफरेंट इसलिए हैं कि ये लोग मोस्टली बहुत ज्यादा टेक्स्ट हैवी होते हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा, इन लोगों का सब पहला पर्पस होता है कि जहां भी आप उनको कोई प्रोडक्ट पिच करते हो, उनका मोबाइल हाथ में आ जाता है, वो गूगल करते हैं, गूगल करने के बाद जो भी चीज उनको समझ में आती है वो उस पर अपना डिसीजन लेते हैं। ये जनरली कंपेयर करते हैं चीपर ऑफर्स के साथ। वहां पर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको बताएगी कि आप उनको कहां से एक अच्छी ऑफर दे सकते हो। इनको किसी काम करने की कोई जल्दी नहीं होती। आज आप इनको समझा के आ जाओ, अगला टाइम आपको देंगे 4 दिन बाद का, 5 दिन बाद का, कि 5 दिन के बाद आना, फिर हम आपसे पॉलिसी कराएंगे। लोग इंश्योरेंस कराते क्यों है? क्वेश्चन आता है, मिलेनियम इंश्योरेंस कराते क्यों है? शायद ये इतना वाजिब नहीं है आज की डेट में, जितना वाजिब यह है कि मिलेनियम इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते हमसे। हम लोग थोड़ा सा आगे वाली स्लाइडों में इस पर चर्चा करेंगे कि वो लोग हमसे इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते, ऐसी क्या समस्या आती है कि वो लोग हमारे पास इंश्योरेंस कराने नहीं आते। सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि मैं बहुत यंग हूं, अभी मुझे इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पैसा अपना सेविंग पोर्टफोलियो में डालूंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक मिथ है और उनको इस मिथ से निकालना हमारी ड्यूटी में आता है। फिर इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? अगर वो लोग ये मानते हैं कि वो लोग जवान है, वो लोग यंग है और उन्हें इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों खरीदते हैं? उनके पास 2 चीजें होती है जिसके लिए वो आराम से हमारे को पैसा दे सकते हैं। नंबर 1, इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन मीन्स कि उनको इस चीज का डर होता है कि कहीं ना कहीं पर जॉब अनसर्टेनिटी, बीमारी या कोई ऐसा रीजन जिससे कि उनकी इनकम रुक जाए, वो एक उनको डर होता है। दूसरा, मिलेनियल्स वांट टू रिटायर अर्ली, कि वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि एक मेजर रीजन है उन लोगों का पॉलिसी खरीदने का। अगर हम उनको यहां तक ले आते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझ के उनको बेहतर प्रोडक्ट दे पाएंगे। इसको कैसे करेंगे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये चीज कैसे समझा सकते हैं, ये समझाने के लिए हमारे को कुछ उन्हें डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। डिमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है मिलेनियल्स की नजर में, ये हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक स्लाइड आगे आगे चलते जाएंगे और हम इसको समझते जाएंगे कि उनकी साइकोलॉजी कहां वर्क कर रही है। जनरली ये लोग उस लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो उन्हें ढंग से समझा सके। अगर आप एक ऐसे एडवाइजर हैं जो कि अभी करता नहीं है, कभी कभी करता है, ये उनको कन्विंस नहीं कर पाते, इसीलिए वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते और वो पॉलिसी बाजार या ऐसी किसी वेबसाइट पर जाकर अपना सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्हें चाहिए ट्रस्टवर्थीनेस एंड ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ लाइफ टाइम सर्विसेज दे सके। यहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत काउंट करती है कि आपने अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को प्रूव किया कि आप एक अच्छे एडवाइजर हैं। अगर अभी एक मैं सुबह एक मैसेज अभी नहीं भेजा मैंने, कि अगर मैं कह रहा हूं कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप एक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, आप एक मेडलिस्ट हैं, आपके कार्ड पर लिखा हुआ है कि आप एक मेडलिस्ट हैं, तो ये आपके ट्रस्ट को उनके लिए बढ़ाता है। अगर आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, वो आपका ट्रस्ट उनको दिखाता है। अगर वो आपको देख रहे हैं पिछले 4, 5, 6, 8 सालों से, तो ये आपका ट्रस्ट उनको लिए बढ़ाता है। उसके बाद कई दफा ये होता होगा कि आप उसके पास, क्लाइंट के पास जाते होंगे, अपना ट्रस्ट तो आपने दिखा दिया सोशल मीडिया के थ्रू, पर आपके पास स्किल्स और नॉलेज की कमी है।
तो वो लोगों का फेथ आप लोगों के ऊपर से हट जाता है, क्योंकि उन्होंने गूगल किया हुआ होता है, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप जवाब नहीं दे पाते होंगे, तो वो आपके ऊपर से फेथ नहीं करते, इसीलिए कई दफा वो आप लोगों को अवॉइड कर देते हैं और एक बेटर एडवाइजर चूज कर लेते हैं जो कि उनकी ये वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। अब सवाल आता है, हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो हम लोग अपने अंदर क्या डेवलप करें कि हम लोग उन लोगों को ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू अपने साथ जोड़ पाए। आगे चल के देखते हैं इसको कैसे क्या किया जाएगा। सबसे पहला उन्हें चाहिए एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप। मैंने जैसे पहले बोला कि उनको इनकम प्रोटेक्शन और अपनी अर्ली रिटायरमेंट की चिंता होती है। वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से प्रोडक्ट आज हम ले भी लेंगे, पर उनको प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप अगर आप दिखाते हो तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। अगर जो ढर्रे पे हम लोग चल रहे हैं अब उसी ढर्रे पे चलते रहे तो वो लोग हमारे से जुड़ेंगे नहीं। मैंने पीछे भी एक बार आप लोगों से जिक्र किया था कि आने वाले 6 महीनों में सिर्फ 25 से 30% अभिकर्ता मैदान में रह जाएंगे, बाकी 70% अभिकर्ता मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। और ये चीज प्रूव हो रही है इस वक्त कि हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स, हमारे क्या इंडस्ट्री से बहुत सारे टीम मेंबर्स जो सर्वाइवल फिटेस्ट नहीं थे, वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देके चलते जाएंगे तो हम उनके फ्यूचर के फाइनेंशियल एडवाइजर तो बन जाएंगे, हमारी क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी आगे देखते हैं। एक मैंने नंबर लिखा है, एक व्यक्ति की आयु में 28,000 दिन होते हैं अप्रोक्सीमेट। एक व्यक्ति रफली या एवरेज 28,000 दिन तक जीता है। इसको ये लिखा क्योंकि एवरेज लाइफ स्पैन 76.7 ईयर्स का है, इसको 80 साल बना लिया। 80 साल को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 आता है। ये कैसा लाइफ स्पैन होता है व्यक्ति का, इसको आगे हम देखते हैं। आइए देखें। 0 से 20 साल का व्यक्ति स्टडी वाले में होता है, खेल कूद में बिलीव करता है और ये पीरियड डिपेंडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर। 20 से 40 के व्यक्ति, उसका फर्स्ट जॉब लग चुका होता है, पहली गाड़ी ले चुका होता है, पहला मकान ले चुका होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अगर हम इन सब चीजों को नहीं समझ के चलेंगे तो हम मिलेनियल्स को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग बीमा नहीं बेच पाएंगे। इनको समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पर, इनकी लाइफ की मेंटालिटी चलती कैसे है, ये लोग चलते कैसे हैं। 20 के बाद 27, 28, 29, 30 में ये शादी कर, पहली जॉब लगती है 20, 22, 24, 26 में, 27, 28, 29 में शादी करता है, बच्चे होते हैं। उसके बाद जॉब चेंज इन लोगों की फितरत में होता है। जैसे ये एडवाइजर चेंज करते हैं, फटाफट शॉप चेंज करते हैं, वैसे इनके लिए जॉब भी कोई इनकी कोई सिंसियरिटी नहीं होती टुवर्ड्स देयर ओन जॉब, फर्स्ट जॉब। ये जॉब चेंज करते हैं, इंक्रीज के लिए जॉब चेंज करते हैं, ग्रोथ के लिए जॉब चेंज करते हैं, दूसरी गाड़ी लेते हैं, दूसरा मकान लेते हैं, जिसे किराए पर चलाने की कोशिश करते हैं, या बच्चे एजुकेशन के लिए जाना शुरू हो जाते हैं। जहां मैंने आपको बोला दूसरा मकान लेते हैं अपने किराए के लिए, ये पैसा उनके पास स्पेयर होता है, यहां मतलब उनके पास पैसा स्पेयर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है 60 से 80 साल का पीरियड, जो उनकी रिटायर्ड लाइफ कहलाती है। इस पीरियड को इन लोगों के पास अगर सेविंग होती है तो ये लोग अपने आप को चला पाते हैं, अदरवाइज इनको दिक्कत आती है कि ये लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। हमें इनको कैसे समझाना है कि इनके इंश्योरेंस की नीड क्या है, इसके लिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो स्लाइड मैंने आपके सामने दिखाई हुई है, इनको एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 0 से 20 में कोई इनकम नहीं है, मतलब आपके बच्चों को आपने पालना है,
यहाँ पर उनके लिए नहीं है। ये 0 से 20 का पीरियड ये अपने बच्चों के, इनके बच्चों के लिए है। जो बच्चे 0 से 20 साल तक के होते हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। या 60 से 80 साल का टाइम जो कि इनके पास कोई इनकम नहीं होती, ये रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे होते हैं। इस 40 सालों में इनको पैसे की आवश्यकता होती है। 40 सालों के लिए इनको तो नहीं, इनके मतलब इनके पास डबल लायबिलिटी होती है। तो हमें इनको क्या दिखाना पड़ेगा कि एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन इनको बताना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है इनकम से रोटी, कपड़ा और मकान, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। उसको बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा कि आप काम करोगे तो ये पूरा कर पाओगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं काम करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए कमा के दूंगा, मैं आपको ये प्रोविजन करके दूंगा कि अगर आप नहीं रहते तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट करने की जिम्मेवारी LIC की है। अगर आप अपने प्रीमियम को भरते रहते हैं, इस चीज के लिए कुछ आप कॉस्ट लगाते रहते हैं, तो जब ये प्रॉब्लम आएगी आई विल बी विद यू। इन लोगों के दिमाग में एक चीज डालनी पड़ेगी कि जब नो इनकम ईयर है, 14,000 दिन, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। दूसरा, इनके दिमाग में अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचा 60 साल की उम्र तक तो क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का। मैं वहां पहुंच भी जाता हूं और रिटायरमेंट लाइफ ले भी लेता हूं, तो क्या मेरे पास जो एवेन्यूज है वो क्या सफिशिएंट होंगे मेरे लिए, या मैंने शेयर बाजार में सारा पैसा लगा दिया, वो पैसा जब मैं रिटायर हुआ मेरा पैसे की वैल्यू 70-80% रह गई, या मैं अपने बच्चों की लाइफ को ऐसी फाउंडेशन दे पाया हूं पढ़ा लिखा के कि उनको किसी चीज की कमी नहीं हुई, उनकी एजुकेशन में पूरी करा चुका हूं बाय वे ऑफ एजुकेशन लोन या अपनी सेविंग्स। ये चीजें अगर हम उनको दिखाते हैं तो वो हमारे को थोड़ी सी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। हमें उनको ऐसी ही कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, आइए चले आगे देखते हैं। अगर मैं काम नहीं कर पाया अप टू द एज ऑफ 60 क्योंकि मैं बीमार पड़ गया या मुझे कोई बीमारी हो गई, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेडिक्लेम करते हैं, वो लोग उनको मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर पिच करें। और मेडिक्लेम पिच करने के साथ साथ अगर आप कैंसर केयर या जीवन आरोग्य देते हो, मेडिक्लेम आपके खर्चे जो हॉस्पिटल में हुए उनको पूरा करती है। पर अगर हम कैंसर केयर या जीवन आरोग्य या आरोग्य रक्षक टाइप कोई प्लान देते हैं तो उसकी जो और नीड्स है, इनकम जो उसकी रुक जाती है, वो पूरा LIC के प्रोडक्ट करते हैं। अगर मैं 60 साल तक नहीं जी पाया, यहां पर मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी अपने ऐसे प्रोडक्ट की जिससे उनका रिस्क कवर हो जाए। इनिशियल स्टेज पर टर्म इंश्योरेंस की, थोड़े टाइम के बाद उनको जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य या कोई भी एंडोमेंट प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और एक अग्रेशन के साथ और एक अपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी वो क्लाइंट इस चीज को मानेगा। अब तो सवाल उठता है, हाउ मच इज एनफ टू रिटायर। आप उसके अभी के खर्चे लेके चलो, इसको हम वैसे आगे समझेंगे कि ये कितना उसको चाहिए होगा, पर उसके अभी के खर्चे लेके चलो, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उसमें से कुछ पैसा कम कर दो जो कि उसके डेली रूटीन्स में आज की डेट में खर्चे होते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पर आपका घूमना फिरना कम हो जाता है, पर हाँ मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसको ये समझाना बहुत जरूरी है मिलेनियल्स को कि कितने पैसे की हमारे को जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के टाइम पर, और क्या मैंने अपने बच्चे के लिए प्रोविजन पूरा कर लिया है। स्टार्ट ऑफ द लाइफ विद राइट फाउंडेशन, उसके लिए मुझे गारंटेड पे आउट की जरूरत है, क्योंकि मैं यूलिप वगैरह बेच के उनके साथ रिस्क नहीं ले सकता अपने बच्चे की एजुकेशन
या अपनी बेटी या बेटे की शादी का। हमारे को जब उससे बात करनी है तो हमारे को 5 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन उसको देने पड़ेंगे। उसके लिए जरूरत होती है एथिक्स एंड फैमिली वैल्यूज की। आजकल के बच्चों के पास फैमिली वैल्यूज नहीं है, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, वो लोग इंडिविजुअल रहते हैं, उनको नहीं पता कि ओल्ड एज में क्या होने वाला है या मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स उनको आपको दिखाने हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उनको पता होता है कि अनसर्टेनिटी जरूर है, पर अगर हम उन्हें नहीं गाइड करेंगे तो वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। टेक्निकल, यस, टेक्निकल प्रेजेंटेशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आज की डेट में नया वर्ड लिया आप लोगों ने, टेक्निकल प्रेजेंटेशन। जब हम आगे उमंग पे बात करेंगे तो इस चीज की वैल्यू पता लगेगी कि उमंग बेचने में और उमंग को प्रेजेंटेशन देने में कितना डिफरेंस आ रहा है। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, किसी भी व्यक्ति को अगर हम टोटली उसके हिसाब से कोई चीज बना के देखें तो शायद वो आप लोगों से जल्दी जुड़ेगा बनिस्पत की आप उसे सिंपल प्लान दें। एक चीज होती है रेडीमेड गारमेंट्स, एक चीज होती है कस्टमाइज गारमेंट। आज की डेट में दोबारा से फिर से लोगों के दिमाग में कस्टमाइज चीजों का दौर आ चुका है कि व्यक्ति आए और आपके हिसाब से आपको कोई चीज डिजाइन करके दे। सेम चीज ये लोग मांगते हैं क्योंकि ये पीढ़ी है ही इसी तरीके की कि इनको एक कॉन्सेप्शनल प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कहते हैं कि हमारे को आप ये चीज करके दोगे तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। इसके लिए जब आप कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका इंप्रेशन औरों से बेटर पड़ता है, आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप सही जगह पर राइट ट्रिगर करते हो जो कि आपको सोल्यूशन दे पाता है। आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कस्टमर के साथ और ये सभी का समय बचाकर आपको एक बड़ी सेल की तरफ ले चलता है। आपने कहां देना है, कैसे देना है, मैंने फिर दोबारा से उसी जगह पर आ गया कि उसकी 3 चीजों की जरूरतें हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के टाइम पर कि मेरे को रोटी कपड़ा और मकान का मेरा प्रोविजन होना चाहिए। चौथा, आज के दिन में मैं इसको अगर अभी चेंज करूं तो मैं इस पर यह डालूंगा कि उसके मेडिकल का भी उसके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। उसको बताओ कि जब तक आप कर रहे हो तब तक आप कर रहे हो, जब आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए मैं बैठा हुआ हूं इस चीज को पूरा करने के लिए। ये स्लाइड आप लोगों को बता रही है कि उसको कितने इंश्योरेंस की नीड है। अगर ये स्लाइड हम लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो हम लोग को उसके दिमाग में बिठाकर एक बड़ी पॉलिसी की तरफ ले चल सकते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे कि जितना उसने प्रीमियम जितना वो साल भर में कमाता है उसका 10 गुना रिस्क कवर होना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यक्ति 10 लाख रुपए साल का कमाता है तो उसको इंश्योरेंस की नीड 1 करोड़ रुपए की है। वहीं उसको 50 लाख की इनकम प्रोटेक्शन चाहिए, आइदर वे ऑफ कैंसर केयर, आइदर वे ऑफ आरोग्य रक्षक या कोई ऐसा प्लान जिससे कि उसकी इनकम प्रोटेक्ट हो जाए अगर वो आकस्मिक बीमार पड़ जाता है तो 20% ऑफ उसकी इनकम रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जानी चाहिए। मतलब कि सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि उससे हमें 20% ऑफ उसकी इनकम जो है वो आराम से अपनी पेंशन प्लानिंग में हम ले सकते हैं। आइदर सेल रिटायर जो है, आइदर सेल जीवन उमंग। 5% उसकी इनकम बच्चों के एजुकेशन के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। ये पैसा भी जीवन लक्ष्य जैसे प्रोडक्ट्स में छोड़ा जा सकता है या वो अपने एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। तो मैंने आप लोगों को इन डिटेल बहुत कुछ इस बारे में बता दिया कि
ये लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं अपने चॉइसेस और डिसीजन के प्रति। इन लोगों की क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इनको दूसरा पॉइंट जो बताने की जरूरत है कि आपके लिए इंश्योरेंस उतना महंगा हो जाएगा जितना आप इसको डिले करोगे। उनको अपनी सर्विसेज अपने बारे में उनको बताते चले जाओ, जिससे कि उनको लगे कि आप उनके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाले हो। मैंने पहले ही बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, तीसरी बार दोबारा आज बोला, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ कि अभिकर्ता से ही उनकी जरूरत पड़ेगी। वो कभी कभी कर्ता के साथ काम नहीं करेंगे। उनको रिलेवेंट प्लान प्रेजेंटेशन देकर अगर आप बात करते हो तो वो लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि मिलेनियल्स को डील कैसे करते हैं। समस्या ये आती है कि हम लोग उनसे बात करने में हेजिटेट करते हैं। और अभी पीछे हम लोगों को एक क्वेश्चन और भी रेज हो रहा था कि अगर हम दोस्तों के पास बात करने जाते हैं या रिलेटिव से बात करते हैं तो वो हमारे को अवॉइड करते हैं। मैंने इस चीज के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश की है। आधे से ज्यादा मेरा तैयार हो चुका है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में देने वाला हूं। वाई आर एडवाइजर हेजिटेट टू सेल इंश्योरेंस टू फ्रेंड्स। हम लोग क्यों हेजिटेट करते हैं अपने दोस्तों को बीमा बेचना, और अगर हम कोशिश भी करते तो वो आपसे क्यों नहीं खरीदता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा। हमें अपने दोस्तों को इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए, और मैं उनसे कैसे बात करूं कि वो मेरे से पॉलिसी